दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि ये मास्टर वीडियो है। मास्टर वीडियो का मतलब होता है और पद खंड जो कि क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट से है। जी हाँ, क्लास 12 के जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके पद खंड में जो भी 13 गो चैप्टर है, उस 13 चैप्टर का एक ही वीडियो में समझ लीजिए कि इसमें ऑब्जेक्टिव को बताया गया है। तो वो कह रहे हैं कि 20 अंक यहीं से आएंगे, बिल्कुल 20 अंक यहीं से आएंगे। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि 50 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव और उसके लिए ना 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। तो 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है तो 100 में से इस वीडियो से आप लोगों के 20 अंक एकदम फिक्स कर देगा। तो इसको अवश्य देखें। ये है क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट के पद खंड। इसके पहले आप लोग गद्य खंड के नहीं देखे हैं तो गद्य खंड के भी जा करके मास्टर वीडियो अवेलेबल है। ये आप लोगों के हेल्प के लिए इसलिए बनाया गया है ताकि आप शुरू से लेकर के स्टार्ट करते हैं एक पार्ट से तो वीडियो के जो स्पीड है स्पीड को बढ़ा करके और शुरू से लेकर के अंत तक आप रिवीजन कर सकते हैं। तो 20 अंक यहीं से आएंगे। और यहाँ ये सही कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव जो है गारंटी के साथ इससे आएंगे। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए और नहीं आएगा पेपर दीजिए, नहीं आएगा तो हमको बोलिएगा। इससे 20 अंक आना पक्का है, ये गारंटी है कि 20 अंक इससे आएंगे ही आएंगे। तो इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव की तरफ। काव्य खंड। तो काव्य खंड का पहला ही पाठ है कड़बक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कड़बक के लेखक कौन है। तो कड़बक के लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी कड़बक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था 1492 ईस्वी में। उनका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के अमेठी नामक जगह पे, अमेठी के जायस नामक गांव में। उत्तर प्रदेश के अमेठी जो है जिला है शायद, और उसके जायस नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जिसकी वजह से इनको जैसी जैसी कहा जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। ध्यान दीजिएगा, इनको ना मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम की पीर कहते हैं। प्रेम के पीर, प्रेम के पीर। प्रेम के पीर किसको कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को। और ये जो थे निर्गुण भक्त धारा के थे। तो ये सभी चर्चा हम, ये सभी प्रकार के लेखक परिचय का वीडियो अलग है, उसको आप देख लीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं। करे कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा। तो चित्ररेखा जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। जायसी का जन्म स्थान क्या है? तो जायस जो कि अमेठी में है। अगला पाठ है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी लगभग 1548 ईस्वी में। 1548 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। तो प्रेम के पीर। कड़बक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। एक बार आपको बता दे रहे हैं हम कि अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें लेखक परिचय से आ रहा है, इस लेखक परिचय को आप अवश्य देखिए, बढ़िया से देखिए, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो कड़बक। सब आया हुआ क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। जायसी किस तरह के कवि हैं? तो जायसी एक प्रकार के सूफी कवि हैं। करे कि जायसी के पिता का नाम क्या था? तो शेख अमरेज था। शेख अमरेज। शेख अमरेज। कहीं कहीं ममरेज देता है, अमरेज देता है, कहीं कहीं इसको मलिक राजे अशरफ देता है। तो जायसी थे क्या? तो एक प्रकार के फकीर थे। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े थे? जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्यधारा से जुड़े थे?
तो वो प्रेम गार्गी से जुड़े थे। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? तो अवधी थी। जायसी के काव्य का प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार रस है। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा था? तो रक्त रूप में लेई द्वारा जायसी ने रक्तसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? तो अपने आंसू से। निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? तो भक्तमल जो है इनकी कृति नहीं है। कह रहे कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो समुद्र की भांति उनका जो काव्य है गंभीर एवं व्यापक है। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर जो है जायसी है। कड़बक कहाँ से लिया गया है? कड़बक पद्मावत से लिया गया है। कड़बक के रचयिता कौन है? तो कड़बक के जो रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा जो है अवधी है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? किस परंपरा के कहेगा? तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के। आगे करेगी जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो दर्पण से। आगे क्वेश्चन है जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो दर्पण से। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो ये प्रेम गार्गी शाखा के। कौन सी कृति जायसी की नहीं है कहेगा? तो मृगावती नहीं है, बाकी सब है। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। तो अब हम ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 12 के ये लेसन नंबर 2 है, जिसको बुक में देखिएगा तो इसका नाम पद लिखा है। पद के लेखक है सूरदास। तो सबसे पहले सूरदास का जो जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था। तो अब जा करके वहाँ से लेखक परिचय का अलग वीडियो बनाया गया है, उसमें भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम इस पर ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। एक निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं? सगुण भक्ति धारा के कह रहा है यहाँ पर। तो सगुण भक्ति धारा के सूरदास कवि हैं। अरे कि भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सूर जुठनिया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? किस कविता से लिया गया है? तो सूरदास के जो पद है, अब देखिएगा पद दो है, एगो सूरदास के और एगो तुलसीदास के। तो ये सूरदास के पद से है। कह रहे कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो सूरदास के पद से है। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिंह। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को ही। रभती गो खरिकनी में बछरा हित धाई। यह पंक्ति किस शीर्षक से है? तो यह है सूरदास के पद से। देखिए बहुत इजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सूरदास की। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरसागर। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो सूरदास जो है कृष्ण भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ब्रज भाषा की। लेखक परिचय देखिएगा तो सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। इसलिए
इस सबको देखने से पहले लेखक परिचय एक बार अवश्य देख लें। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि, सर्वोपरि कवि कौन है? तो अभी सूरदास के चल रहा है, इसलिए आप लोग बहुत आराम से आप बता दीजिएगा। सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो कृष्णाश्रयी धारा के। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद के गोद में। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो भोर होने की। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सत सही जो है नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूरसागर है। सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? तो कृष्ण की जूठन की। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो अनुमानित जन्म तिथि जो है 1478 है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? कृष्ण को। कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंदनरनिया में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। कमल कुसुम फूले नर नारी सूर्यश्याम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तो जिसे दीक्षा लिए थे वो वल्लभाचार्य। बार बार बोल रहे हैं, लेखक परिचय में देखिए, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कह रहे कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो वो पुष्टि मार्ग में। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो दैन्य पद के। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। राधार सकेली किसकी रचना है? सूरदास की। सूरसागर किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? तो वात्सल्य रस। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 10 स्कंधों में हुई है? तो ये हो जाएगी सूरसागर की। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के। ये चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है तुलसीदास। इसका नाम है पद, लेकिन ये तुलसीदास के पद है जिसका रचयिता है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब? 1543 ईस्वी में। तो लेखक परिचय में बढ़िया से बताया गया है। जाकर का लेखक परिचय देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो तुलसीदास के। ऑब्जेक्टिव ये लेखक परिचय में एकदम बढ़िया से बताया गया है। नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कड़ा कहाई। किस ये पंक्ति जो किस शीर्षक कविता से है? तो ये है तुलसीदास के पद से। कह रहा है कि हिंदी का सामान्यवादी कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास को। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो रामचरितमानस। तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ है? तो काशी। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे कि बरवे रामायण किसकी रचना है? तो बरवे रामायण जो तुलसीदास की है। कह रहे कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अर्जन किए? तो 15 वर्षों तक रह के विद्या अध्ययन किए। तुलसीदास ने अपने युग की
किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया है? तो उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम था नरहरि दास। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। रामचरितमानस किनकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो तुलसीदास जो है राम मार्गी के। पर गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो भक्ति की भूख है। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो भक्ति की भूख है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो जातीय महाकवि हैं। कह रहा है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो सीता जी की स्तुति की है। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो भक्ति रस की। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो सीता के दास के रूप में। कबटुंक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधित किसके लिए है? तो अम्ब सीता के लिए है। निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? तो दोहावली। कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका। करे कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आखिरी कलर। कवितावली के रचनाकार कौन है? देखिए बहुत बार आया हुआ है। तो कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। देखिए आप लोग बार बार हम कह रहे हैं, ये सब आप लोग रचनाएं जो है एक कॉपी पर लिख करके याद कर लीजिएगा, नहीं तो रचनाएं से बहुत क्वेश्चन ना रहे, भूल एकदम एक मिस्टेक हो जाएगा तो नंबर कट सकता है। हनुमानक बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो कवितावली का एक अंग है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितमानस का जो प्रधान रस है वो भक्ति रस है। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस एक प्रकार के महाकाव्य हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो राधा स्तुति उनकी नहीं है। कह रहा है कि रामचरितमानस का रचना समय क्या है? तो संवत 1631 ईस्वी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो उनकी भाषा अवधी है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो अंतर्वेदी ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन करें कि तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म जो हुआ था राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, राजापुर नामक गांव में। तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तो राम बोला। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तुलसी की है कहेगा तो विनय पत्रिका। कौन सी कृति तुलसी की, कौन सी जो कृति है तुलसी रचित है? तो वो हो जाएगा रामचरितमानस। पहले कि कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो पंचवटी। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं विनय के पद से। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो ये भक्ति काल के कवि थे। हनुमान बाहु के रचना कितने छंदों में है? तो ये है आप लोगों के 44 छंदों में। तो लेसन नंबर 4 जिसका नाम है छप्पैया, इसके छप्पैया के लेखक हैं नाभादास। छप्पैया के लेखक का नाम क्या है? नाभादास। नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1570 ईस्वी में। 1570 ईस्वी में 1970 कर दिया हम।
1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में अनुमानतः माना गया है। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से ये बचपन से ही अपने माता के साथ जयपुर में रहना पड़ा। ये अपने माता के साथ जयपुर में रहे। माता के नाम का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। इसमें हाँ, इसमें ये कहा गया है कि स्वामी रामानंद जो थे, रामानंद स्वामी रामानंद जो थे, इनके स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे ये, यानी कि स्वामी रामानंद इनके गुरु थे। इसके अलावा अग्रदास जो थे, स्वामी अग्रदास गुरु के रूप में इनको दीक्षा दिए थे। तो इनकी मृत्यु का समय अभी पता नहीं चला है, इनकी मृत्यु के बारे में कुछ कहा नहीं गया। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव में कह रहे हैं कि छपाया क्या है, तो छपाया एक प्रकार के छंद है। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था तो वृंदावन। नाभादास के काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन था। नाभादास की राजभक्ति मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। नाभादास जी किस धारा के संत थे, तो वैष्णव दर्शन के। विजय के रचयिता कौन है, तो विजय के रचयिता जो है कालिदास है, सॉरी कबीरदास है। कह रहे कि छपय शीर्षक के रचयिता कौन है, तो नाभादास। नाभादास की कौन सी रचना है, छपय। नाभादास किस धारा के कवि थे, तो सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के। नाभादास किसके समकालीन थे, तो नाभादास जो थे तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास जन्म कब हुआ था, तो अनुमानतः 1570 ईस्वी में। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते थे, तो सूरदास की कविता को सुनकर के सिर झुका लेते थे। नाभादास की रचना कौन सी है, नीचे जो भी है उसमें से कौन सी रचना नाभादास की है, तो भक्त काल। करे कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था, तो वृंदावन। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है, तो छपैया की। छपै कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो 6 पंक्तियों का। सुर के कवित्व को सुनकर कवि क्या कहते हैं, सुर के कवित्व को सुनकर कवि क्या कहते हैं, तो सिर हिलाते हैं। सुर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास है। कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, तो हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते हैं। नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपय में किया गया है, तो देखते हैं। तो ये हो जाएगा कबीर। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ, तो भक्ति काल में। सबके हित का वचन कौन करता है इस पाठ के अनुसार, तो इस पाठ के अनुसार कबीर करते हैं। कानी का अर्थ क्या होता है, तो कानी का अर्थ विश्वास, प्रतीति। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है, तो उनके दीक्षा गुरु का नाम है स्वामी अग्रदास, जिसको अग्र अली भी कहा जाता है। भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो नाभादास। दोस्तों एक बात आप सुन लीजिएगा, यदि आप लोगों को लेखक पर देखे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये सब ज़्यादा जो भी क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोगों के आ रहा है ये लेखक परिचय से, तो लेखक परिचय का वीडियो को हम बना देंगे, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो ये हो गया भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो नाभादास। विमल बुद्धि तो तासु की, जो यह गनु श्रवणनि धर है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो छपैया से है। नाभादास किसके शिष्य थे, तो स्वामी अग्रदास के। कबीरदास की शाखा के कवि हैं, कबीरदास की शाखा के कवि हैं इस शाखा के,
तो ये निगुड़ सखा के। नावादास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के। नावादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो ये है आप लोगों के कबीर एवं सूरदास के। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कवित। तो कवित के लेखक का नाम है भूषण। कवित के लेखक का नाम क्या है? भूषण। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? कानपुर, जो कि यूपी में है। कानपुर यूपी के तिकवापुर गांव में इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। तो ये आप लेखक परिचय में जाकर देख लीजिएगा। हम शुरू करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? 2024 में आया हुआ है। ये भूषण के पिता थे। लागती लपकी कंठ बैरीन के नागिनी सी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ये कवित की है। चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि जो थे रीतिकाल के कवि थे। भूषण की कविता निम्न में कौन है? कवित। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो वीर रस पाया जाता है। कर की छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो 10 छंदों में। करे कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो भूषण। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? तो रीति युक्त धारा के। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो वीर रस। प्रथम पद में वीर रस है। कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो विभत्स रस के। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? व्रज भाषा में। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो भोजन। लागती लपकी कंठ बैरीन के नागिन सी के में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। करे कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? तो भूषण की जो रचना है वो है शिव भूषण। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? शिवाजी की। भूषण के प्रथम खंड में कौन सा रस है? वीर रस। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? रौद्र रस। तेज तम अंश पर कान है जिमी कंस पर। तेज तम अंश पर कान है जिमी कंस पर। यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? कवित की। कौन सी कृति भूषण की है? तो शिवा वापने। करेगी कवि भूषण की उपाधि दी थी किसने? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदास शाह ने। शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण किया है? 105।
शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52 मुक्त में। भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52। छत्रसाल दशक में छंद है कौन सा? मतलब कितने छंद है? 10। भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। शिवराज भूषण किसकी कृति है? भूषण की। भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण ऋतिक काल के कवि थे। शिवा बावनी में कितने पुस्तक मुक्तक हैं? 52। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो भाई थे। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो शिवाजी की। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो भूषण की। तो ये रहा मेरे इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन। कोलाहल कलह में ये अध्याय 6 है, क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट के, यानी कि 12वीं क्लास के हिंदी सब्जेक्ट के लेसन नंबर 6 तुमुल कोलाहल कलह। करे कि इसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था, जो कि संवत थी 1946। करे कि इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। इसके लेखक परिचय को आप लोग देख लीजिएगा, लेखक वाली वीडियो में अवेलेबल है, लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। करे कि तुमुल कोलाहल कलह में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? तो छायावादी कवि थे जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो कामायनी श्रद्धा है। देखिए दोनों 24 में आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन 24 में आया हुआ है। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 1937 में। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है? महाकाव्य कहेगा तो कामायनी। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो कंकाल है जयशंकर प्रसाद के। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को लेखक परिचय में दिया गया है। लेखक परिचय में समझ लीजिए कि एक एक क्वेश्चन, एक एक रचना को एकदम बेहतरीन ढंग से बताया गया है, तो जाकर के वहां से आप लोग देख ही लीजिएगा। अरे कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो तुमुल कोलाहल कलह में। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभी जयशंकर प्रसाद जी का चल रहे तो इन्हीं का है। ये सब बढ़िया से नहीं देखिएगा तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव फंस सकता है, इसलिए इसको लिख दीजिएगा कॉपी पर। पर कि आंसू किसकी रचना है? आंसू, तो आंसू जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तुमुल कोलाहल कलह में। करके जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था आप लोगों के
ये 1989 दिया है, जो कि गलत है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1989 में नहीं हुआ था, इनका जन्म 1889 में हुआ था। तो ये ऑप्शन ही गलत है। यहाँ 1889 होना चाहिए। ये कुछ भी करे, आप लोग को याद रखने की जरूरत है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद के पिता कौन थे? तो शिवरत्न साहू। शिवरत्न साहू जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम कौन थे? शिवरत्न। लेकिन नहीं, ऐसे तो इसमें दे रहे हैं शिवरत्न साहू, लेकिन उनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू था उनके पिता का नाम, देवी प्रसाद साहू। आप लोग गूगल पर देख लीजिएगा। जैसे उनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था, हो सकता है कि उनके पिता को ही शिवरत्न साहू भी कहा जाता होगा। आप लोग देख लीजिएगा इसको गूगल से। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? सॉरी, यहाँ पितामह ही कह रहा है, तो उनके पितामह का मतलब दादा। दादा का नाम शिवरत्न साहू था तथा उनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। उनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू, यानी कहने का मतलब कि इनके नीचे देवी प्रसाद आते थे और उनके पुत्र का नाम था जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू और उनके पितामह का नाम था ये शिवरत्न साहू। जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? तो 12 वर्ष की अवस्था में। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के। प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? कामायनी में। कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? तो प्रबंध है काव्य। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना कह रहा है, झरना। तो ये हो जाएगा आप लोगों को सुभद्रा को। इसमें दिया है आंसर आप लोगों को सुभद्रा कुमारी चौहान, जबकि ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। झरना के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद और ये एक प्रकार के झरना एक प्रकार के काव्य संकलन है। इसको 1918 ईस्वी में प्रकाशित किए थे, ये लिखे थे। कह रहे कि तितली उपन्यास किनकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद। अब आप लोग कमेंट में हमको बताइए कि तितली को कब लिखे थे जयशंकर प्रसाद ने, जो कि एक प्रकार के उपन्यास है। प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? शंभु रतन। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो कंकाल। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से। तुम कुलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? कामायनी से। सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? रूपक।
मैं उषा की जाति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। चातकी किसके लिए तरसती है? तो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो खड़ी बोली में। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? झरना। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? तो इरावती। अब ये बताइए आप लोग कि इरावती को कब प्रकाशित किए थे वो? कमेंट बताइएगा। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है, उनके महाकाव्य का नाम क्या है? तो कामायनी। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है कौन? ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद किस वाद्य के कवि थे? छायावाद के। प्रसाद जी के माता का नाम क्या, पिता के नाम क्या था? तो प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। कंकाल क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है। ध्रुव स्वामिनी कौन? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? नाटक है। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? पिता थे। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। ये रहा इस पाठ के लिए पुत्र वियोग, जो कि अध्याय 7 है। ये आप लोगों के क्लास 12 का है, हिंदी सब्जेक्ट। तो इसके लेखक परिचय को देख लीजिएगा। पुत्र वियोग के लेखक का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। 1904 में कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के एक निहालपुर गांव है, निहालपुर गांव में इनकी माता का नाम था धीराज कुंवर, क्योंकि माता से आता है, उनके जन्मदिन से प्रश्न आता है। और इनके पिता का नाम था ठाकुर राम प्रसाद। एक बार फिर से कर देते। 1904 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निहालपुर गांव में। माता का नाम धीराज कुंवर और पिता का नाम ठाकुर राम प्रसाद। चलिए अब ऑब्जेक्टिव पर देखते हैं, क्योंकि इनके बारे में जो भी और कुछ है उसको जा करके आप देख लीजिएगा लेखक परिचय में। करे कि फिर भी कोई कुछ न कह सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक से, कविता से है? तो ये है पुत्र वियोग से। कह रहा है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? पुत्र वियोग से है, मेरा खोया हुआ खिलौना। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? पुत्र के वियोग से है माँ का जीवन कैसा हो गया है? तो सुना सुना सा। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा? माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा? तो ये हो जाएगा शीत के डर से। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये पुत्र वियोग से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि अभी चल रहा है पुत्र वियोग, इसलिए सब क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिएगा। यदि सभी 100 क्वेश्चन में से ये आए तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि
सभी क्वेश्चन को बार बार देखिए। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के, यदि गांव का है तो निहारपुर गांव में। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? तो कांग्रेस पार्टी का। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो राष्ट्रीय भावधारा के। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? तो प्रायश्चित नहीं है। ये जो कृति है, कृति को लेकर के आप लोग जब से नहीं देखिएगा लेखक परिचय तब तक आप लोग का कृति क्लियर नहीं होगा। रचनाएं, कृतियां, ये सब। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? तो सभा के खेल। करें सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथक है? तो यह मुक्ति बोध का। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? पुत्र की मृत्यु के होने पर। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना उनका पुत्र ही है। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो कार दुर्घटना में हुआ था। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़ कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? पुत्र के असमय निधन के कारण। पुत्र इसलिए तो दिखा गया पुत्र का वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो पुत्र वियोग के कारण। सुभद्रा कुमारी चौहान मतलब कि एक ऐसी कवित्री हैं जिनके पुत्र की मृत्यु हो जाता है और उसी के वियोग में ये लिखा गया है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? तो पुत्र के लिए। गुलामी का नशा किसकी रचना है? तो गुलामी का रचना आप लोगों के ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है। ये बुक में गलत दिया है, आंसर जो है ये गलत है। ठाकुर लक्ष्मण प्रसाद सिंह की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती एक प्रकार के कहानियों का संग्रह है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति जो है निराला जी की रचना है। क्रास्टवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन थे? तो ये महादेवी वर्मा थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो 16 अगस्त 1940 ईस्वी को। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता ठाकुर रामनाथ सिंह था, क्योंकि 2020 में यह आया हुआ है। माता पिता और जन्म से हमेशा क्वेश्चन आता है, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आप लोग जा करके लेखक परिचय को एक बार अवश्य देखिए और एक ही वीडियो में हम पूरे लेखक परिचय को बना देंगे ताकि आप लोग को अधिक से अधिक मार्क आ सके। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो मुकुल से। छोड़ो काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है? तो पुत्र वियोग की है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो एक शोक गीत के रूप में है। ये पुत्र वियोग जो है शोक गीत के रूप में है। तो ये रहा मेरा इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन। तो लेसन नंबर 8 जिसका नाम है उषा, ये क्लास 12 के लेसन नंबर 8 है जिसके लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1911 को। जन्म से देखा कि माता पिता से आता है क्वेश्चन। जन्म
हुआ था 1911 ईस्वी को। इनकी माता का नाम प्रभुदेई तथा इनके पिता का नाम तारीफ सिंह था। माता प्रभुदेई और पिता तारीफ सिंह। जन्म 1911, माता प्रभुदेई, पिता तारीफ सिंह। तो लेखक परिचय एक बार देख लीजिए, तो उससे आप लोगों को अच्छा से अच्छा फायदा होगा। हम शुरू करते हैं। कह रहे कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक से 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। उषा जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यह पंक्ति किस पाठ शीर्षक कविता से है? तो उषा से। उषा के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था और निवास स्थान कहाँ है, ये सब ध्यान दीजिएगा। लेखक के माता का नाम, लेखक के पिता का नाम, इससे भर भर के आता है। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि उषा के लेखक का नाम है शमशेर बहादुर। लेखक का जन्म 1911 ईस्वी में देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। माता का नाम प्रभुदेई तथा पिता का नाम तारीफ सिंह। कह रहे कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो शमशेर बहादुर के द्वारा। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी? तो उषा। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर को। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? देखिए आया है 2 बार। तो शमशेर बहादुर को, ऑप्शन नंबर डी। करें कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर नामवर सिंह। उषा का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? तो हिंदी उर्दू कोश के। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्य के समकालीन थे? नागार्जुन के। किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो नागार्जुन के। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? तो दूसरा सप्तक में। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो 1978 ईस्वी में। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो शमशेर बहादुर की रचना है उदिता। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? सोवियत रूस की। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? तो इलाहाबाद से। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो शमशेर बहादुर सिंह का संबंध है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। करें कि उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? तो प्रातः काल को नीले शंख के समान बताया गया है। करें कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? जिसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है वो है उषा। देखिए 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। दूसरा तप सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। दूसरा सप्तक का प्रकाशन यदि कहेगा तो दूसरा सप्तक होता है क्या है? तो दूसरा सप्तक जो है ना, यहाँ देखिएगा सप्तक है तो सप्तक का मतलब होता है 7। तो यानी कि दूसरा सप्तक है 7 कवियों की रचनाओं का संकलन है। 7 कवियों के रचनाओं का संकलन है। अब 7 कवि कौन कौन से हैं? तो पहला है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा है शकुंतला माथुर, तीसरा है हरि नारायण व्यास, उसके बाद में शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय,
धर्मवीर भारती, ये है 7। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना, इनका दूसरा सप्तक का संपादन जो किए थे अज्ञेय जी किए थे। कब? 1949 ईस्वी में संपादन किए थे और उसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, ना ही 49 है और ना ही 51 है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं। 52 तो किया जा सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि दूसरा सप्तक प्रकाशन कह रहा है, तो प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में हुआ था। और यदि कहेगा कि संपादन कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में। ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो जब कब कहेगा तो हो जाएगा 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो उनकी पत्नी का नाम धर्म देवी है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो काल मुझे होड़ है मेरी, सॉरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल से ही होड़ हो रहा है इनका। कह रहे कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस कविता से है? तो ये है उषा कविता से। कहे कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है? तो ये हो जाएगा टूटी हुई बिखरी हुई। प्रभात कालीन आकाश कैसा है? तो नीले शंख के जैसा है। किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है। कहे कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर है। चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? तो शमशेर बहादुर। कह रहे कि सुकून की तलाश रचना किसकी है? सुकून की तलाश जो है, इसमें गलती दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था? यदि कहाँ कहेगा तो ये हो जाएगा देहरादून में। चैप्टर नंबर 9 जो कि क्लास 12 के है, हिंदी सब्जेक्ट के। करे कि इसका नाम है जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। इसके लेखक का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म जो हुआ था 1917 ईस्वी को हुआ था, 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। 1917 ईस्वी को हुआ था 13 नवंबर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में, एमपी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योरपुर गांव में। ग्वालियर जिला, ग्वालियर, ये जन्म स्थान से जन्म कब हुआ था इससे, ग्वालियर के श्योरपुर इससे, और माता पिता से एकदम क्वेश्चन आता है। पिता का नाम था माधव राज मुक्तिबोध, माधव राज मुक्तिबोध, और माता का नाम था पार्वती बाई। बाकी इनकी जो रचनाएं हैं आप लोग लेखक परिचय में जाकर के देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। कह रहा है कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को जन जन का चेहरा एक। करे कि मुक्तिबोध ने MA किस विषय से किया था? तो मुक्तिबोध MA जो किए थे हिंदी सब्जेक्ट से किए थे। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो श्योरपुर कर दिया। यदि राज्य का नाम कहता तो MP,
और यदि जगह तो ग्वालियर। कह रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे हुआ। तो एक प्रयोगवादी के रूप में हुआ था। कह रहे कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो मुक्तिबोध का है, गजानन माधव मुक्तिबोध का। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है। मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश। ये इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। छत्तीसगढ़ दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश में हुआ था, इसका ऑप्शन ही गलती है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय में से एमए किया। तो नागपुर विश्वविद्यालय से। करे कि मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्रिका का संपादन किया था। तो नया खून का। मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्रधानाध्यापक के पद पर कब से काम करना शुरू किया। तो 1958 से। करे कि मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की। पत्रकार के रूप में। मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं। तो क्रांतिकारी कवि हैं। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है। चांद का मुंह टेढ़ा। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती नहाती हुई जिंदगी की धारा एक। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो जन का चेहरा एक। मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से निकलती है। तो जनता से ही निकलती है। करे कि अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए। तो कौन सामने आए। तो मुक्तिबोध आए। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए। तो अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद के। करे कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है। तो ये मुक्तिबोध जी ने, गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। तो ये हो जाएगा जी नहीं, मुकुल नहीं है। ये हो जाएगा कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार इनकी रचनाएं हैं। मुकुल इनकी रचनाएं नहीं है, ये गलती आंसर दिया है। कह रहे कि एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है। मुक्तिबोध की। एक साहित्य की शायरी मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था। तो मुक्तिबोध के पिता का नाम था माधवराज मुक्तिबोध। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। तो चांद का मुंह टेढ़ा। करे कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। तो बिहारी पुनर्मूल्यांकन। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे। तो तार सप्तक के कवि थे। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को। मुक्तिबोध की मां का नाम क्या था। तो पार्वती बाई। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था। तो नया नाखून का। कौन सी कृति मुक्तिबोध की है।
तो चांद का मुंह टेढ़ा है, गलती है, इसका आंसर गलत दिया है। चांद का मुंह टेढ़ा। जन जन का चेहरा एक रचनाकार कौन है? तो गजानन मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता है जन का चेहरा एक। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध जी। कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है? कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है? तो कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता वही मुक्तिबोध जी हैं। मुक्तिबोध जी। ये रहा इस पाठ 9 के लास्ट क्वेश्चन। तो ये है लेसन नंबर 10, जो क्लास 12 के हैं। इसका नाम है अधिनायक। अधिनायक, सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिनायक के लेखक का नाम क्या है। अधिनायक के लेखक का नाम है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। अधिनायक के लेखक का नाम है रघुवीर सहाय। कह रहे कि इनकी जन्म कब हुई थी? तो 9 दिसंबर। रघुवीर सहाय के जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। 1929 ईस्वी को रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, याद रखिएगा 1929 यूपी लखनऊ। इनके पिता का नाम हरदेव सहाय। इनके पिता का नाम हरदेव सहाय जो कि एक शिक्षक थे। इनके पिता का नाम हरदेव सहाय था, जो कि एक प्रकार के शिक्षक थे। तो रघुवीर सहाय जो थे पेशे से पत्रकार थे, ध्यान दीजिएगा। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। तो अब हम देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव पर कह रहे कि कौमुदी नामक एक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा रघुवीर सहाय ने। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? तो ये अधिनायक लगाता है। करे कि हरचरना किस कविता का पात्र है? हरचरना किस कविता का पात्र है? तो ये अधिनायक के हैं। रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? रघुवीर सहाय के पिता का नाम था रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो पिता कहेगा तो शिक्षक। और रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था यदि कहेगा तो रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय था। ये रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो शिक्षक थे। रघुवीर सहाय के पिता शिक्षक थे, उनके पिता का नाम हरदेव सहाय था। यदि रघुवीर सहाय कहे कि रघुवीर सहाय पेशे से क्या थे, तो वो पेशे से पत्रकार थे। कि रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो लोग भूल गए। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो अधिनायक से। पर कि अधिनायक कैसी कविता है? तो एक व्यंग्य कविता है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो ये आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? तो रघुवीर सहाय अधिनायक कविता को लिखे हैं। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो व्यंग्य प्रधान कविता है। देखिए सब क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। देखिए रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। अगर कि अधिनायक कौन है?
अधिनायक कौन है? तो सत्ताधारी वर्ग। प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरिचरण किसका प्रतिनिधि है? तो आम आदमी का प्रतिनिधि है। हरिचरण कौन है? हरिचरण कौन है? तो एक आम आदमी है। इसमें गलत आंसर दिया है, घर का नौकर नहीं, ये एक आम आदमी है। अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? तो रघुवीर शाह है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा सप्तक में मुख्य रूप से 7 कवियों की रचनाओं का संकलन है। अब 7 कवियों में से आप लोग को एक बार फिर से बता देते हैं कि 7 कवि में कौन कौन थे। तो एक थे भवानी प्रसाद मिश्र, दूसर का थे शकुंतला माथुर, तीसर का थे हरिनारायण व्यास, चौथ का शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर शाह और धर्मवीर भारती। तो दूसरा सप्तक कब दूसरा सप्तक का संपादन किसने किया था? तो अज्ञेय ने कब? 1949 ईस्वी में। और कहेगा कि इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता पर व्यंग है। समकालीन राजनीति पर। रघुवीर शाह किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल है? दूसरा सप्तक। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो रघुवीर शाह की। करे कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरिचरण क्या पहने हुए हैं? तो फटा सुथना। निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर शाह की है? तो वे लोग भूल गए हैं। रघुवीर शाह नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? तो ये थे नव भारत टाइम्स के। करे कि रघुवीर शाह किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो दिनमान के। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? एक प्रकार के निबंध है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? ये जो है कविता आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? तो ये जो है आत्महत्या के विरुद्ध एक कविता है। रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर शाह का जन्म होता 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। रघुवीर शाह के पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम था हरदेव शाह। रघुवीर शाह का जन्म स्थल कौन सा है? लखनऊ है। राज्य कहेगा तो उत्तर प्रदेश। कौन सी कृति रघुवीर शाह की है? कौन सी कृति रघुवीर शाह की है? तो सीढ़ियों पर धूप में। अधिनायक के रचयिता कौन है? रघुवीर शाह है। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि हैं रघुवीर शाह है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जब चल रहा है ये पाठ रघुवीर शाह का, तब तो मान लो कि हो जाएगा आप लोगों का, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। कह रहे आगे क्वेश्चन कि रघुवीर शाह किस के प्रधान संपादक थे? तो दिनमान के। रघुवीर शाह किस कृति के रचनाकार हैं? तो कुछ पते कुछ चिड़िया के। कह रहे अगला क्वेश्चन कि रघुवीर शाह किस सदी के रचनाकार हैं? तो ये 20वीं सदी के। अब ये रहा इस पाठ का लास्ट, अधिनायक का लास्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अगला पाठ में। देखिए 11 है। 11 के पाठ का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को का प्यारे नन्हे बेटे को इस पाठ के रचनाकार कौन है?
तो विनोद कुमार शुक्ल विनोद कुमार शुक्ल विनोद कुमार शुक्ल एक कथाकार थे, कवि एवं कथाकार थे। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुई थी। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़, 36 TS रहेगा, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में राजनांद गांव में हुआ था। वर्तमान में जो ये है, इनका जन्म स्थान राजनांद गांव रायपुर में है। तो देखते हैं इन पर जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव है। कह रहे कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन पुरस्कार मिला था? 1999 की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी मिला था। अगला कह रहे क्वेश्चन, इसके अलावा इनको एक और पुरस्कार मिला था। देखिएगा, यदि साहित्य अकादमी कहेगा तो 1999, स्मृति पुरस्कार कहेगा तो स्मृति पुरस्कार 1992 में मिला था। दोस्तों, इसका जितना भी आप 12th क्लास का जितने भी लेखक परिचय है, उसका वीडियो आप लोग को डाल दीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि ये ना लेखक परिचय से बहुत ही क्वेश्चन आता है। स्मृति पुरस्कार 1992 में मिला था, और एक दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान मिला था। एक दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान 1997 ईस्वी में। लेखक परिचय में सब है। देखते हैं आगे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो राजनांद गांव, छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो रायपुर, छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? प्यारे नन्हे बेटे को। रघुवीर साहित्य स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा 1992 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, इसमें गलती दिया है, 1992 होगा। कह रहा है कि 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य अकादमी। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था? 1971 ईस्वी में। विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। किस विश्वविद्यालय में? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो लगभग जय हिंद। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? तो वार्तालाप शैली में। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो भिलाई, छत्तीसगढ़ के। विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे? तो 7वें-8वें दशक में। विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विद्या का संग्रह है? तो कहानी का संग्रह है। कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? तो नौकर की कमीज। कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो पेड़ पर कमरा का अनुवाद जो है
इतालवी भाषा में हुआ है। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो ये हो जाएगा सब कुछ बचा रहेगा। निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तब निम्न देखते हैं निम्न कौन कौन सा है। तो निम्न में आप लोगों का है जो भी उसमें से आंसर हो जाएगा। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। कह रहे कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की उद्धत है? तो ये प्यारे नन्हे बेटे को। कह रहे कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? लोहा के रूप में। करे कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। करे कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? नौकर की कमीज पर। पत्नी बिटिया को क्या कहती है? क्या करती है? पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो समझाती है। पिता बिटिया को क्या करता है? सिखलाता है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का। प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से। नौकर की कमीज क्या है? तो एक प्रकार के उपन्यास है। तो ये रहा मेरे इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 12। तो कह रहे कि अध्याय 12 का नाम है हार जीत। अध्याय 12 का नाम है हार जीत। कह रहे कि हार जीत के लेखक कौन है? तो हार जीत के लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। करे कि इनके माता का निर्मला देवी, माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम जो था परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी। करे कि समय के पास समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो ये अशोक वाजपेयी की है। करे कि निम्नलिखित में से पद्य कविता कौन सी है? तो पद्य कविता हार और जीत है। हार जीत। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? तो अशोक वाजपेयी। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो पूंजीवादी से। साम्यवादी जो है पूंजीवादी से लड़ रहा है। करे कि अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो सागर मध्य प्रदेश। किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की? किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये हार और जीत पाठ से ली गई है। कहीं नहीं
वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा। कह रहे कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो हार और जीत, हार जीत, हार जीत और जीत कहा जाए, हार जीत। कह रहे कि बस अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम निर्मला देवी था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। तो ये है कहीं नहीं वहीं। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सतना, मध्य प्रदेश से। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। तो कहीं नहीं वहीं। अगला है कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए? तो वो सागर विश्वविद्यालय से। अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज में एमए किया? सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली। हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? गद्य कविता है। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो कुलपति जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। हार जीत कविता में उत्सव कौन सा मना रहे हैं? हाँ, करेगी हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? तो इसमें उत्सव तो आम आदमी, आम जनता, इसका राइट आंसर हो जाएगा शासक दल। करेगी हार जीत कैसी कविता है? तो गद्य कविता है। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? हार का। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? दिल्ली में रहकर। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो उम्मीद का दूसरा नाम। करे कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? तो गंगा तट। करे कि तत्पुरुष किसकी रचना है? तो तत्पुरुष जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? नागरिकों के लिए आया है। करे कि मशक वाला क्या कर रहा है? तो सड़क सींच रहा है, सड़क सींच रहा है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। करे कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? कोणार्क नहीं है। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? कवि कह गया है। करे कि हार जीत कविता के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? पूर्वग्रह का। घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। तो ये रहा ये मेरा लास्ट क्वेश्चन इस पाठ का, हार के जीत पाठ का ये लास्ट क्वेश्चन। अब हम शुरू करेंगे अध्याय 13 गांव का घर। अध्याय 13 का नाम है गांव का घर।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गांव के घर पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो गांव का घर पाठ के लेखक का नाम है ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति एक युवा कवि हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो झारखंड के गोड्डा में पथरगामा में होता है। गोड्डा में पथरगामा नामक जगह में हुआ था। इनकी माता का नाम सरला देवी तथा पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। सरला देवी माता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे पिता का नाम था। ऑब्जेक्टिव देखते हैं दोस्तों। एक बार हम फिर आपसे बता रहे हैं कि इस पाठ के ही नहीं बल्कि इस पूरा बुक के जो वीडियो है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में हम जो भी वीडियो है उसके लेखक का वीडियो बना करके और सभी को हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे। एक ही वीडियो में पूरा लेखक परिचय का रहेगा सभी चैप्टर के। तो यदि आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। करें कि पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये है आप लोगों के गांव का घर से। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? तो गोड्डा झारखंड। करें कि ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है? तो माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। करें कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो कारा अधीक्षक थे। पंचायती राज में क्या खो गया है? देखिए बहुत बढ़िया आया हुआ क्वेश्चन है कि पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पंच परमेश्वर खो गए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो कारा अधीक्षक। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी? तो ज्ञानेंद्र पति ने गांव का घर कविता लिखी। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? तो 8वें दशक में। ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम देखिए ये मिस्टेक हुआ है, पति नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये तो खुद पुरुष है, तो पुरुष के पति थोड़े होते हैं। यहाँ पिता होना चाहिए। प्रिंट मिस्टेक हो गया है। पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। पर कि ज्ञानेंद्र पति ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए? तो पटना विश्वविद्यालय से एमए भी किए अंग्रेजी में और बीए भी किए। कर आगे ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए? तो बिहार विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो संशयात्मा के लिए। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती? तो गांव में अब लोकगीत की धुन सुनाई नहीं पड़ रहा है। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चकरा नगरी क्या है? तो एक काव्य नाटक है। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? तो थोड़ी सी जगह जो है ज्ञानेंद्र पति जी की नहीं है। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है कह रहा है। तो ये आप लोगों को गंगा
गंगा तट है, आँख है हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? तो ज्ञानेंद्र पति के। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांस कर आना पड़ता था? तो बुजुर्गों को। सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो 10 कोस दूर से। संशयात्मक किसकी कृति है? ज्ञानेंद्र पति के। दूध है डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? तो बूढ़े ग्वाल दादा के। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है तो एक चक्रा नगरी। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 को। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? संशयात्मक के लिए। गांव का घर कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? संशयात्मक से। ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? संशयात्मक। ये बार बार क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में। कवि ने कहा क्या है? तो एक प्रकार के कविता संग्रह है। तो ये रहा मेरा इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन और इस पूरे मास्टर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट जो हम लोग लेने वाले हैं, हम मॉक टेस्ट भी लेंगे आप लोगों का टेस्ट लेने वाले हैं, तो उसका वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। और ये समझ लीजिए कि ये पूरा गद्य खंड और पद्य खंड दोनों का मास्टर वीडियो हम डाल दे रहे हैं। गद्य खंड का और पद्य खंड का दोनों का मास्टर वीडियो, यानी कि एक ही पाठ में, जैसे कि गद्य खंड के मास्टर वीडियो डालेंगे तो एक ही पाठ में आप लोगों के उसमें 13 पाठ है, तो 13 पाठ समझ लीजिए कि एक ही वीडियो में। और जब हम पद्य खंड के काव्य खंड के करेंगे पद्य खंड के, तो उसमें भी 13 पाठ है, 13 पाठ का ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। प्रतिपूर्ति भी है, एक प्रतिपूर्ति है, जो प्रतिपूर्ति को सब लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रतिपूर्ति से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसका भी हम वीडियो बना करके डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो यदि वीडियो आप लोग को पहले ही कह दिए हैं कि अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि शुरू से अंत तक बनाने में, वीडियो बनाने में तो आप लोग को मेहनत देखिए रहे, मेहनत लगता ही है। तो और आप लोग सब्सक्राइब करने में क्या मेहनत लगता है, लाइक करने में क्या मेहनत लगता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।